गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था कि कैसे फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो आज हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है? तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब ही एंगल अब बढ़ आगे आ रहा है, आप समझ गए होंगे कि ऐसा रेशियो जिसका कोई डायमेंशन ना हो, है ना। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को निकालना हो तो बहुत सिंपल सा है कि सेंटर राइट फ्रिंज से जो पोजीशन थी जहां पर हमको फ्रिंज मिल रही थी और जो स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस थी, उन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीन में सामने देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगी वैल्यू m लैम्डा अपॉन डी हो जाएगी। ठीक, ये m लैम्डा अपॉन डी आपको दिख रही है। xm की वैल्यू m डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी ऑन कैपिटल डी कैपिटल डी कट गया तो m लैम्डा अपॉन डी हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि अभी तो एंगुलर पोजीशन देखिए निकाली है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम m के जस्ट बाद की एक फ्रिंज लेते हैं, m+1 ब्राइट फ्रिंज लेते हैं ना, थीटा m+1 जिसका नाम आ गया। तो यहाँ m की जगह m+1 लैम्डा बाई डी हो गया। अब इन दोनों के बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस है वही एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाती है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम लिख कर सकते हैं थीटा। तो थीटा इक्वल टू थीटा m+1 माइनस थीटा m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सॉल्व करने के बाद में आपको फार्मूला मिल रहा है थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है कि स्क्रीन की पोजीशन किस तरह की या क्या है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ की। और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब कि आप ये अगर सोचे कि हम लोग जो है टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स ले और उससे क्या बना ले, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना ले, तो वो नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है, आगे बात करते हैं उसकी। कि जैसे अगर दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस लेते हैं, जैसे सपोज दो बल्ब ले लिए आपने, दो कैंडल्स ले ली, तो वो कभी भी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनसे लाइट वेव एमिट हो रही है, उनमें फेज डिफरेंस बना रहता है, सेम फेज में नहीं होती है। ठीक है ना, और टाइम के साथ वो लगातार फेज बदलता रहता है। That at any point on the screen the intensity of light also varies continuously। और यानी कि जो इंटेंसिटी लाइट की वो भी बदलती जाएगी। इसको एक पॉइंट पे कलेक्ट कर पाना बहुत टफ होगा। यानी कि रैपिड एक तरीके से जो है आपको डार्कनेस और ब्राइटनेस मिलती जाएगी, जिसको आप नोटिस करना काफी टफ हो जाता है ना। बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपको मालूम है कि जो है 1 सेकंड में 50 बार जो है वो ग्लो करेगा, 50 बार बंद हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया अल्टरनेट ऑर्डर में चलती रहती है, लेकिन दिखता नहीं, परसिस्टेंस ऑफ आई जिसे कहते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस हमने कहा है कि हमेशा इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए सोर्सेस जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, और कोहेरेंट सोर्सेस कब कहे जाएंगे? जब वो ऐसी लाइट वेव एमिट कर रहे हो जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। ठीक है, सेम फेज में कह सकते हैं। और या फिर जो फेज डिफरेंस दिख रहा है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो, वो बदले नहीं। अगर बदलेगा नहीं तो ऐसे दो सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कंडीशंस ऑफ लाइट वेव्स, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। तो ध्यान रख रहे हैं, आपको कुछ पॉइंट वाइज रिमेम्बर रखिए इसको और लिखिए पेपर में। जैसे नंबर 1 है कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, ये भी बता के आए। दिस इज दैट इज दे शुड एमिट लाइट वेव्स हैविंग शार्पली डिफाइंड फेज डिफरेंस दैट रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम। इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिर्फ आपको ये सब काट देना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है केवल आपको इतना लिखना था, टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, दैट्स पहली कंडीशन। फिर द वेव्स एमिटेड बाय द टू सोर्सेस शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए।
द सेपरेशन ऑफ लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी स्मॉल, जितना कम से कम रख सकते हो उतना अच्छा है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्स शुड बी क्वाइट लार्ज, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा पैटर्न मिलेगा, ठीक है। एंड द फाइनल वन इज ठीक है, ओके। So the amplitudes A1 and A2 of the interfering wave should be equal or very nearly equal, तो ये भी होना चाहिए। तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज आपको बता दी। हेलो, हाँ से बात बताओ। हाँ क्या हुआ, वैक्सीनेशन हो गया, लगवा लिए? हाँ तो उस ओके। द एम्पलीट्यूड्स अगर इंटरफेरिंग वेव जो है उनके लगभग बराबर होने चाहिए, ये जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्टली इक्वल हो, लेकिन लगभग बराबर होने से भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो ऑल दीज आर कुछ सम कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। अब ये भी है एक इम्पोर्टेंट सा जो डेरिवेशन है कि इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इन द पाथ ऑफ वन ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव। अब ऐसा करते हैं कि बिल्कुल पुराने वाले प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि हमारे पास दो बीम्स है, ठीक, वेव फ्रंट दो जा रहे हैं और पी पॉइंट पे मिलेंगे, लेकिन एक के बड़ा रास्ते में हमने स्मॉल टी थिकनेस की एक जो है ग्लास की प्लेट लगा दी ट्रांसपेरेंट, ठीक, उससे कुछ असर पड़ेगा। वो असर क्या होगा वो आपको देखना है। तो ये डायग्राम तो बन गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पर हम पूछे कि ट्रेवल एयर में, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि S1 से P तक एयर में कितना ट्रेवल करा तो बीम ने, तो आप कैसे लिखेंगे? तो उसको सीधे सीधे यहाँ पर देखिए, आप लिखेंगे एयर में जो बीम ने ट्रेवल करा है S1P माइनस टी, ये हो गया, ठीक। तो यानी कि आप पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, ठीक। कुछ बदला हुआ पार्ट डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा, है। चलिए इसको देखते हैं। ओके, सो अब अगर हम आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि भाई कोई पी था एक्स वाई प्ले, अभी दिख रहा था आपको प्लेन पर, है, उसको और देख भी लेते हैं साथ में डायग्राम को, जिससे कि आपके लिए सुविधा रहेगी समझने में। ठीक, ये अब आपको एक्स वाई बिल्कुल सामने साफ दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेस इन फ्रंट S1 एंड S2 फॉर द लाइट पास फ्रॉम S1 to P, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर S1P minus T हो गया। एंड देन इन द प्लेट इज प्लेट में कितना ट्रेवल करेगी, T। C और V वेलोसिटी मान लेते हैं लाइट की एयर में है और प्लेट में है। अब अगर पूछा जाए कितना टाइम लगेगा S1 से P तक पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा, तो आपको मालूम, टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कवर कर रहा है एयर में S1P माइनस टी, और स्पीड रहेगी उस समय C, और प्लस T थिकनेस की प्लेट है, उसमें V वेलोसिटी से कवर करेगा, तो ये हो गया V, ठीक है। तो ये S1P माइनस टी अपॉन C। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, एक फार्मूला पढ़ा आपने, N इक्वल टू C अपॉन V।
यानी 1/v को n/c भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये अपनी सुविधा अनुसार जब भी हमें बनाना होता है बना लेते हैं। तो ये फार्मूला बना लिया, 1/v इक्वल टू कितना गया n/c, तो यहाँ पर nt/c आ गया। तो ये जो फार्मूला अब आपको दिख रहा है S1p प्लस माइनस n-1 इंटू t/c, यानी कि अगर आप देखेंगे जो अब नया इफेक्टिव पाथ आ गया, वो पहले केवल S1p हुआ करता था, लेकिन अब जो बीम लाइट की पहुंच रही है उसको कितना पाथ कवर करना पड़ रहा है, S1p प्लस n-1 इंटू टी। ठीक, थोड़ा सा समय इसीलिए बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आप पहुंचते हैं तो यहां पर क्या है, अब यहां पर देखिए पार्ट डिफरेंस तो H2p माइनस S1p पहले आता था, लेकिन यहाँ पर प्लस n-1t भी लग गया। S2p माइनस S1p अलग कर दीजिए, माइनस का n-1 इंटू टी कर दीजिए। आपको मालूम है S1 S2 इक्वल टू स्मॉल S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल d थी, S1 से S2 तक की जो स्क्रीन से डिस्टेंस थी वो कैपिटल D थी, OP जो था वो xm था। तो S2p माइनस S1p की जगह आप पढ़ चुके हैं स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू xm, पहले निकाल चुके हैं। यानी इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसको हम कह देते हैं P, तो स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू xm, S2p माइनस S1p की जगह यहाँ पर रखा आपने, और माइनस n1 माइनस कितना आ गया, T आ गया। अब अगर मान लेते हैं कि हमें कैसा चाहिए, ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो आपको मालूम है ये पूरी इक्वेशन को हम लैम्डा के बराबर रखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करता है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए जो है टी की वैल्यू 0 कर दीजिए और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। भाई प्लेट नहीं होती, ठीक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ अहमद ब्राइट फ्रिंज होती डी ए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एम लैम्डा, लेकिन आपने इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पर स्मॉल टी थिकनेस की एक प्लेट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहमद ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन है वो इस तरह से निकलेगी, डी अपॉन डी n-1 इंटू टी। ओके, सो दिस इज द अनदर फार्मूला। फिर क्वेश्चन कई बार आता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विद व्हाइट लाइट के साथ क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो व्हाइट लाइट है जो कि 7 कलर कंटेन करती है, जनरली इंटरफेरेंस जैसे एक्सपेरिमेंट के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट ली जाती है, मोनोक्रोमेटिक जिसमें केवल सिंगल कलर। तो इसमें द इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज, यानी कि एक सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज बनती है और दोनों साइड कुछ कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी जनरल इल्यूमिनेशन के साथ। ठीक है, तो ये आपका व्हाइट लाइट के लिए छोटा सा इसका आंसर हो गया, शॉर्ट नोट जनरली आता है आपको। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, नोट का जिससे नोट भी बनाइए और अपनी बुक के पास में रखिए। कोई डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।